सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है कोरोना से लड़ाई पद्धति तक आई, जिसका संबंध बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच चल रहे विवाद से है। कुछ दिनों से बहुचर्चित योग गुरु बाबा रामदेव के निशाने पर एलोपैथी आ गई है। बाबा ने सार्वजनिक तौर पर कोविड-19 महामारी के कारण हो रही मौतों के पीछे एलोपैथी को भी एक बड़ा कारण बताया और कहा कि जितने लोगों की मौत अस्पताल न जाने, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई, उससे अधिक एलोपैथी की दवाइयां खाने से हुई। बाबा रामदेव के इन्हीं बयानों पर मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति जताई और उन पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव जी को चिट्ठी लिखकर बयान वापस लेने की मांग की। रामदेव जी ने पत्र का जवाब देते हुए माफी मांगी व खेद जताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। लेकिन इसको कुछ घंटे ही नहीं बीते थे, उसके बाद में स्वामी रामदेव जी का हस्ताक्षरित एक और बयान, जिसमें 25 सवाल एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में पूछे गए हैं, वह उनके द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उन्होंने जानना चाहा कि आप बताएं कि 200 साल हो गए आपकी पद्धति को, आप क्या कुछ कर पाए इसके संदर्भ में। इसके अलावा भी स्वामी रामदेव लगातार इस समय पर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर तमाम बयान दे रहे हैं। डॉक्टरों के संदर्भ में भी उनकी टिप्पणियां आश्चर्य पैदा करने वाली हैं। स्वामी रामदेव जी को आजाद भारत के अंदर योग को एक बार पुनः महिमा के शिखर तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 2 दशक में योग गुरु बाबा रामदेव की सेवाएं योग जगत के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनी है। उनके माध्यम से तमाम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई, लोगों ने अपनी दिनचर्या में सुधार किया, अपने जीवन के स्तर को सुधारा, मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को बेहतर बनाया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि गुरु रामदेव ने इसके माध्यम से केवल लोगों को ठीक नहीं किया, बल्कि अपनी व्यावसायिक सेहत को भी बहुत अच्छा किया। पतंजलि के माध्यम से उन्होंने अपने योग के माध्यम से एक व्यापार खड़ा किया और उसके माध्यम से तमाम चीजों को विस्तार दिया। और अब वो जो कुछ भी कहानी कर रहे हैं, वो दरअसल अपने व्यापार को और विस्तार देने की कोशिश मात्र है। वह कोरोना की इस महामारी के बीच में भी अपने व्यापार को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोनिल नाम की एक दवाई बनाकर वह उसके माध्यम से उपचार करना चाहते हैं। लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके माध्यम से ही कोरोना से जंग जीती जा सकती है, बाकी जितनी भी दवाइयां उनके कोई मायने या मतलब नहीं है। जंग काफी कड़वाहट तक पहुंच गई है। आज हम इसी संदर्भ में बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तब हिंदुस्तान में ये कौन सी नई जंग हमने शुरू कर दी है। योग गुरु रामदेव जी के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों समर्थक हैं। उनके बयानों को मायने हैं और उन बयानों के बीच में जब वह यह कह देते हैं कि 1000 से अधिक डॉक्टर या 10,000 से अधिक डॉक्टर वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद में भी मर गए, तो इसके बाद में फिर जाके इस पद्धति पर हम भरोसा क्यों कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि बाबा रामदेव के संदर्भ में देश की सरकार कर क्या रही है। जिस सरकार को बाबा रामदेव इतने प्रिय हैं, जिस सरकार के बाबा रामदेव के प्रति इतना भरोसा है, वही सरकार योग गुरु की बातों को मानते हुए ये वैक्सीन के कार्यक्रम को बंद क्यों नहीं कर देती है। तमाम कांग्रेस के नेताओं पर आरोप है सत्तारूढ़ दल का कि इन्होंने वैक्सीन को लेकर माहौल खराब किया। वो कांग्रेस जो पहचान के संकट से जूझ रही है, उसके संदर्भ में तो भाजपा के नेताओं के पास सवाल हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों के पास सवाल हैं। लेकिन स्वामी रामदेव जी जो वैक्सीन के संदर्भ में ये टिप्पणी कर गए हैं, उसको लेकर कोई मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है। हम इसी विषय पर आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत स्वामी रामदेव जी के ताजा बयान हमारी लड़ाई को किस कदर मजबूत या कमजोर कर रहे हैं। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की जंग में आखिरकार जीतने कौन जा रहा है और हारने कौन जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय कराएं और इस चर्चा को, सिलसिला को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अ माइंड ऑल लॉजिक इज लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेस इट। अर्थात तर्क ही तर्क वाली बुद्धि वैसी ही है जैसे धार ही धार वाला चाकू, उससे वह हाथ रक्त रंजित हो जाता है जो उसका प्रयोग करता होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये हमें विचार सूत्र प्राप्त हुआ। आशय ये कि हर बात में केवल तर्क ही अगर आप करते रहेंगे, केवल तर्क के माध्यम से ही सारा समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे कोई चाकू जिसके हर तरफ धार है, उसे अगर आप पकड़ कर कुछ काम करना चाहेंगे तो
तो तय है कि आपके अपने हाथ ही रक्त रंजित हो जाएंगे। तो क्या इस समय पर जो कुछ देश में पद्धति के संदर्भ में चल रहा है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति की क्या स्थिति, उसमें भी अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा? यही कि हमारा इंसानी जीवन ही परेशानी में और ज्यादा घिरता जाएगा। इस नजरिए के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव हैं, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री अमरजीत भगत जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ चेहरा है। अजय विश्नोई जी भी हमारे साथ में हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। डॉक्टर संजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग, जो पतंजलि संस्थान से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वह हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ हरिंद्र मोहन शुक्ला जी भी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के। आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर बाद हमारे साथ डॉक्टर एनसी मिश्रा साहब भी होंगे, जो पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। आप सबका स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले स्वामी रामदेव जी और उसकी प्रतिक्रिया में आईएमए के बयान को एक बार सुनते हैं, फिर अपनी चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुने क्या बोल रहे हैं डॉक्टर रामदेव जी। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और फेविफ्लू वो भी फेल है। जितने लोग डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। कल एफआईआर लॉन्च हो जाएगा। लीगल नोटिस पहले ही गया है। एफआईआर लॉन्च दिल्ली काफी जन ने एफआईआर लॉन्च किया है। हम नहीं, एफआईआर लॉन्च काफी जन ने किया है। बट सुप्रीम कोर्ट में खाली आईएमए हेडक्वार्टर जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। छोटे कोर्ट में जाके फायदा नहीं है। विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो डॉक्टर टर 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 यहां तक पहुंच गए हैं स्वामी रामदेव जी। जयेश लेले, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव, वो बोल रहे हैं कि छोटे मोटे कोर्ट में नहीं जाना, अब तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना है। इस रोशनी में खड़े हैं। चर्चा की शुरुआत जन नेता के तौर पर हमारे साथ अमरजीत भगत जी हैं। अमरजीत भगत जी, आपकी दृष्टि इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में, आपका नजरिया थोड़ा साझा हो हम लोगों के साथ में, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी नमस्कार हिमांशु जी। आज का विषय बहुत व्यापक है और इस कोरोना के संक्रमण काल में जी ऐसी चर्चा छिड़ गया है जी, जिसमें पूरे देश के लोग बहुत चिंतित हैं और भ्रमित हैं जी। जहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो वर्षों से हमारे पास डेवलप सिस्टम है जी, और WHO के जो भी गाइडलाइन आते हैं उसको फॉलो करता है जी। पूरा देश और दुनिया आज एलोपैथिक के माध्यम से ही अपना उपचार कर रहा है, और इस आपदा काल में सभी उसी के भरोसे बैतरणी पार हो रहा है जी। ऐसे समय में बाबा रामदेव के द्वारा इस विषय को उछालना और नया एक चर्चा का अवसर दे देना जी, लोगों के लिए बड़ा एक परिस्थिति ऐसा निर्मित कर दिया है कि लोग भ्रमित है जी। और जहां पर टीकाकरण को लेकर के दिक्कत है, जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है उसको लेकर के दिक्कत है, और एक नया विषय उछाल करके एक नया चर्चा शुरू कर दिया है। उससे पूरे दो तरह की बात हो रही है जी। एक, या तो एक भारत सरकार सही है जी, या रामदेव बाबा सही है जी। अगर भारत सरकार सही है तो बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई करें जी। और अगर बाबा रामदेव सही है तो इतना जो हजारों करोड़ रुपए लगा करके जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी पढ़ाई है, हॉस्पिटल है, सिस्टम है, इसको चलाने की क्या आवश्यकता है? रामदेव बाबा के भरोसे ही पूरा छोड़ देना चाहिए, उन्हीं के सिस्टम को पूरे देश में लागू करना चाहिए। आज ऐसे समय में बाबा रामदेव
जब खुल करके ऑक्सीजन के खिलाफ, यहाँ के जो एलोपैथिक जो पद्धति उनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ मजाक उड़ा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, तमाम बड़े नेता उसमें चुप हैं, किसी प्रकार का उस पर कार्रवाई की बात नहीं करते हैं। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जब कोरोना वेव आने वाली थी उसके बारे में सूचना देते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं जी। तो इस तरह का जो लापरवाह सरकार जी, जिसके अंदर ये सिस्टम फेल होता हुआ नजर दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट फेलुअर गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं कि या तो रामदेव के ऊपर बैन लगाए या तो अपने सिस्टम के ऊपर बैन लगाए। कुल मिला के अमरजीत भगत जी का कहना है कि अब फैसला लेना चाहिए, या तो रामदेव जी के पूरे काम पर बैन लगना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए। क्यों ये हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के ऊपर, इतने डॉक्टर्स बनाकर हर जिले में अस्पताल खोलने की बात नहीं, अब मेडिकल कॉलेज खोलने की बात सरकार कर रही थी, और यहां पर बताया जा रहा है कि इस पद्धति में तो कोई दम नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में स्वामी रामदेव जी का पक्ष रखने के लिए, उनकी पद्धति के साथ संबद्ध, उनके संस्थान के साथ संबद्ध लंबे समय से डॉक्टर संजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपसे समझना चाहूंगा अग्रवाल साहब, क्या चाह रहे हैं आप इस देश के संदर्भ में? आपदा में अवसर खोज रहे हैं इसलिए ये सब कहानी हो रही है, या इससे इतर वाकई कुछ गंभीर बात कहने की स्थिति में आप लोग? हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि आपदा में अवसर नहीं खोज रहे हैं, आपदा में सेवा के भाव प्रकट कर रहे हैं जी। आपने देखा होगा, जो आपने अभी वीडियो परम स्वामी जी महाराज का दिखाया, स्वामी जी एक बैठक के अंदर में एक मोबाइल के अंदर में देख करके बोल रहे हैं, मोबाइल के अंदर में कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है उसको पढ़ रहे हैं जी। वो वक्तव्य परम स्वामी जी महाराज का स्वयं का वक्तव्य नहीं है, किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ है, उसके आधार पर उन्होंने उसको पढ़कर बता रहे हैं। परम स्वामी जी महाराज ने निश्चित रूप से इस भारतवर्ष को, पूरे दुनिया को योग और आयुर्वेद का एक विकल्प दिया चिकित्सा पद्धति के लिए। उन्होंने अगर कोई वक्तव्य इस प्रकार का एलोपैथी का दिया था, उन्होंने लिखित रूप से इसके बारे में अपनी बात रख दी है, विषय रख दिया है। और उसके बाद यदि जो आपने कहा कि 25 पॉइंट का उन्होंने एक क्वेश्चनर तैयार किया, तो क्या गलत है? यदि किसी से पूछते हैं, आप हमसे पूछते हैं आयुर्वेद के बारे में, किसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, इसका प्रमाणीकरण क्या है, इसकी वैज्ञानिकता कहाँ पर है। यदि हम पूछते हैं 200 साल के इतिहास में अगर आपने बीपी का, शुगर का, केवल आज भी कंट्रोल है। यदि किसी को बीपी हो गया तो आज भी बोला जाता है जिंदगी भर आपको दवाई लेनी है बीपी की। यदि अगर शुगर हो गया तो जिंदगी भर आपको दवाई लेनी है। यदि इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो गलत नहीं है। मुझे लगता है कि आज का समय यह है कि आयुर्वेद और एलोपैथी के अंदर में आयुर्वेद को भी रिसर्च का मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार की पतंजलि का रिसर्च संस्थान बना हुआ है, आयुर्वेद की दवाइयों पर इस प्रकार का रिसर्च हो रहा है, योग पर रिसर्च हो रहा है, न केवल भारत के बल्कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और लेब इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें भारत की अगर जीवन पद्धति है, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है और इसके लिए बीएमएस की डिग्री दी जाती है। कोई ऐसा झोला छाप डॉक्टर वाली बात नहीं है, बाकायदा इसके लिए बीएमएस डिग्री दी जाती है, इसके एमडी डॉक्टर्स बनते हैं। और शल्य चिकित्सा में तो क्षार शूद्र चिकित्सा आयुष के लिए न जाने कितने वर्षों पुरानी चिकित्सा है जो आज भी लोकप्रिय है। अगर हम शल्य क्रिया की बात करते हैं तो दुनिया में पहली शल्य क्रिया और पहला शास्त्र जो है आचार्य सुश्रुत के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि उन्होंने सर्जरी और पोस्ट सर्जरी के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा डिटेल दिया है, जिस पर आज अध्ययन हो रहा है, इस पर आज पीएचडी हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय नहीं है, विचार इस पर होना चाहिए कि क्या आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से भी हम बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो उस पर रिसर्च होना चाहिए। इस देश के, इस दुनिया के वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करें। अगर कोरोनिल कोई टेबलेट बनी है कोरोना की, हम दावा करते हैं, तो उस पर रिसर्च किया जाए और ये दावा किया जाए कि वास्तव में काम कर रही कि नहीं कर रही, इस पर के दौरान इस विवाद को पैदा करने का यह सवाल जहन में है। आपसे जानने में विषय है कि आपके पास तो हजारों साल का ज्ञान है, हजारों साल का ज्ञान होते हुए भी 1920 में कुल मिलाकर इस देश की औसत आयु व्यक्ति की 50 साल भी नहीं हुआ करती थी। 1970 तक पहुंचते पहुंचते 50 साल वह 63 साल तक पहुंच चुकी है। हम अगर जन्म लेते बच्चों की मौत की बात करें, 1970 के दशक के संदर्भ में मेरे पास में जो आंकड़ा है
वो बताता है कि 1970 के दौर में तकरीबन 200 से ऊपर बच्चे जन्म लेते ही मौत के शिकार हो जाते थे। 1990 में वो संख्या 126 थी, आज वो मात्र 34 रह गई है। जिस चिकित्सा पद्धति का अनुसरण, जिसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथी कहा जाता है, उस पर लगातार चलते हुए हम यहां तक पहुंचे। और आप इस दौर में कर क्या रहे हैं? एक तरफ सरकार कह रही है, गांव-गांव घूम रहे हैं, मुनादी करा रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक लगे हैं। और उसके संदर्भ में आपके आराध्य, आपके आदरणीय, हम सबके सम्मान्य स्वामी रामदेव जी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे हैं 1000 से ज्यादा डॉक्टर दोनों डोज लेकर मर गए। सहमत है आप उनके इस दावे से? ठीक कर रहे हैं स्वामी रामदेव जी? देश को सही संदेश जा रहा है, देश को जागरूक किया जा रहा है और देश कोरोना की लड़ाई स्वामी रामदेव जी के इस प्रकार के बयानों के माध्यम से बहुत मजबूती से लड़ने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इस बात पे नहीं आ रहा हूं। मैं कह रहा, स्वामी जी ने कहा अगर 1000 डॉक्टर वैक्सीन लगाने के बाद मर गए तो इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए। क्या वास्तव में वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद भी यदि मृत्यु हो रही है, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है कि वैक्सीन का विरोध नहीं है, आज भी किसी संस्था ने, पतंजलि के स्वामी रामदेव जी ने हो, आचार्य बालकृष्ण जी ने, उन्होंने वैक्सीन का विरोध नहीं किया। माफ करें संजय अग्रवाल जी, मैं आपको वो बयान दोबारा सुनवाता हूं। एक बार सुनिए वैक्सीन के संदर्भ में स्वामी रामदेव जी क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर सुनिए आप, उसके बाद अपना तथ्य कहिए। मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है। उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा, एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास स्वामी रामदेव जी हैं, करोड़ों लोग उनकी बात पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, लोग उनके कहे को गंभीरता से लेते हैं। इस देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम इस समय सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और उसके संदर्भ में स्वामी रामदेव जी कह रहे हैं 1000 डॉक्टर मर गए। मायने समझ रहे इसके? एलोपैथी के संदर्भ में कर रहे हैं, कैसी पैथी है जो अपने आप को नहीं बचा पा रही। और आखिरी बात, डॉक्टर टर 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 यानी मेंढक का डॉक्टरों के संदर्भ में, जिसको हम इतने सम्मान के साथ, इतनी प्रतिष्ठा के साथ देखते हैं, इसी व्यवहार के पात्र रह गए हैं डॉक्टर्स। तीनों के संदर्भ में आपकी टिप्पणी विनम्रता पूर्वक आपसे चाहूंगा। बिल्कुल विनम्रता पूर्वक। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सारे वक्तव्य को 2 लाइन में उन्होंने कहा कि अभी तक की जो भी बातें हुई उसको मैं आज ही विराम देता हूं। इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनसे जो भी बातें उन्होंने कही थी उसको विराम लग गया। उन्होंने लिखित रूप से पत्र में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि अभी तक के जो भी वक्तव्य हुए थे उस पर मैं अभी से विराम देता हूं। तो मुझे लगता है इसके बाद में इस प्रकार क्या बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब? ये कहने के 4 घंटे बाद एक पत्र 25 सवालों के साथ में भेज दिया और आप कह रहे हैं कि विराम दे दिया और भरोसा कर ले देश और हम। जी, विराम दे दिया और केवल ये प्रश्न उत्पन्न किया कि एलोपैथी के अंदर में 200 वर्षों के अंदर में रिसर्च के माध्यम से इनमें क्या गलत हुआ। यदि हमने कोई प्रश्न कर लिया, अच्छे के लिए किया, पूरे देश दुनिया को बताने के लिए किया कि इन चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथी ने अभी तक कितनी प्रगति की, क्या किया है। एक मानव को, एक साधारण व्यक्ति को इस समय अधिकार है हर चीज को प्रश्न करने का। उन्होंने कोई भी गलत प्रश्न नहीं किया है। उन्होंने कोई भी गलत प्रश्न नहीं किया है, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी का कहना है। मेरे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं। IIMA बहुत नाराज है, आक्रोशित है, दुखी है, क्षुब्ध है। आपसे जानना चाहूंगा अनिल गोयल साहब, स्वामी रामदेव जी की कथित माफी से संतुष्ट हैं? उनके इन बयानों के संदर्भ में आपको लगता है पानी डाल देना चाहिए? और जो 25 सवाल उनके द्वारा भेजे गए हैं उनके संदर्भ में ही केवल जवाब देने के लिए अब आपको अपनी जिंदगी खपा देनी चाहिए? हिमांशु जी, मुझे ये संजय जी की बात सुनकर मुझे लगता है ये जानबूझकर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। ये भी अपना इलाज कोरोना काल में निश्चित रूप से किसी एलोपैथिक डॉक्टर से कराते होंगे, ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ। जी। पहले आपने
दिखाया उसके सीक्वेंस और इवेंट समझिए। पहली बार वो कहते हैं कि एलोपैथिक साइंस ने लाखों लोगों को मार दिया, ऑक्सीजन देने से लाखों लोग मार दिए, अस्पताल जाने से लाखों लोग मार दिए। इनको ये पता ही नहीं कि अगर विश्व में 22 करोड़ लोग ठीक हुए हैं तो एलोपैथिक साइंस से ठीक हुए हैं। हिंदुस्तान में माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी लिखा उनको पत्र में कि 1.13 मोर्टेलिटी रेट है सिर्फ, तो जो वर्ल्ड का 1.5, 2, 3 तक % है वो एलोपैथिक साइंस के कारण है। हिंदुस्तान में जो चेचक और बहुत सारी ऐसी बीमारियां खत्म हुई हैं वो है। अभी इनके सवाल पर भी मैं आऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने माफी मांगी जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनको लिखा कि मैं वक्तव्य वापस लेता हूं। उसके बाद फिर ये 30 सेकंड का वीडियो, ये टर जो जिसमें आदमी में इनह्यूमन जो स्टेटमेंट है, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, टर डॉक्टर जो 1000 डॉक्टर एक सैनिक की तरह मारे गए। जब भी युद्ध होता है सैनिक की तरह लोग मारे जाते हैं। हम लोग जो पीपीई किट 24 घंटे पहनकर दिन रात हेल्थ केयर वर्कर, मैं उनसे पूछता हूं संजय जी, अगर 3 दिन ड्यूटी कर ले पीपीई किट पहनकर किसी भी आईसीयू में, तो मैं कहूंगा कि आप कोरोना वॉरियर हैं। जिन लोगों को वहां की स्थिति ही नहीं पता, जो 70-80% ऑक्सीजन पर पेशेंट आते हैं, 60% पर आते हैं, जिनको बचाने के लिए दिन रात डॉक्टर ने एक किया। 22 करोड़ लोगों को विश्व में एलोपैथिक साइंस ने बचाया है, और हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा करोड़ों लोगों को बचाकर मोर्टेलिटी रेट को निश्चित रूप से नीचे किया है। आज अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि एलोपैथिक साइंस बकवास है, ये दवाइयां बकवास है, तो ये सरकार के खिलाफ बात है, ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ बोलने पर इनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। लोगों को गुमराह करने के लिए इन पर क्रिमिनल केसेस दायर होने चाहिए। वो आईएमए भी करेगी। आईएमए डॉक्टर्स के लिए नहीं कर रही है, जनता के लिए कर रही है। दूसरी बात, हम लोग आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है जी। आयुर्वेद अपना काम करे, रिसर्च करे, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लाए, और हम लोग 200 साल से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं। रेमडेसिविर आई, अगर मान लीजिए उसमें लगा कि कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स के बाद उसमें नहीं फायदा है, तो उसको एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन की तौर पर हमने बताया। ये नहीं कहा कि ये रामबाण है या ये है। जैसे कि कोरोनिल के बारे में पहले दिन कहा गया कि ये WHO द्वारा प्रमाणित है, कोरोना की क्योर है, और अभी मैं उसकी अगर डेटा की भी बात करूंगा, वो डेटा भी फर्स्ट है। सिर्फ 50 पेशेंट में 1 महीने के अंदर किया गया, जबकि एक एविडेंस होता है, डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड मल्टी सेंट्रिक ट्रायल होता है। उसके बेसिस पे कोई भी दवाई CDA, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज, आईसीएमआर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जब ओके करती है तब वो मार्केट में आती है, तब उसके लिए गाइडलाइन बनती है, तब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। तो जो भी आदमी कहता है वैक्सीन खराब है, जो आदमी कहता है कि ये रेमडेसिविर बेकार है, प्लाज्मा बेकार है, उसको ये पता ही नहीं कि साइंस क्या है, एलोपैथिक साइंस क्या है। हमारे लिए बहुत सम्मान है आईएमए के लिए, आयुर्वेदाचार्यों के लिए, जो BIMS करते हैं, वो MD करते हैं, जो रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं। हमारा जो आज लड़ाई है, जैसे आपने बोला कि ये आयुर्वेद से नहीं लड़ाई है आईएमए की, आयुर्वेद का हम सम्मान करते हैं, ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। हमारा दिक्कत है एक ऐसे इंसेंसिटिव इनह्यूमन लोग ने जो 8वीं पास अपने आप को कहते हैं मैं डॉक्टर हूं। मुझे बताइए किस आयुर्वेद काउंसिल ने उनको डॉक्टरी दिया, किस NMC ने उनको डॉक्टरी की डिग्री दिया? आप स्वयंभू डॉक्टर बन गए और आप कह रहे हैं हमसे 25 सवाल पूछे। 25 सवाल अगर आयुष मिनिस्ट्री हमसे पूछेगी आईएमए, तो हम जवाब देंगे। इसका 25वां सवाल अगर आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि डॉक्टर्स अपने आप को एलोपैथिक स्वयंभू समझते हैं, सर्वशक्तिमान। हम कभी सर्वशक्तिमान नहीं समझते। मेरे पास एक मरीज आता है, मैं कहता हूं देखो इससे फायदा 90% है, इस दवाई में 2% ये कॉम्प्लिकेशन है, 5% ये साइड इफेक्ट है। वो एक एविडेंस बेस्ड है। हम किसी संभावनाओं पर बात नहीं कर रहे, जो हमको एविडेंस से मिलता है सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स के बाद, वो डॉक्टर मरीज को कन्वे करता है, उसको रिटन में रिकॉर्ड में लिखता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम इसका क्योर कर देंगे। कोई भी एलोपैथिक साइंस में 100% कुछ भी नहीं है। 90% है, 95% है, 80%। जैसे वैक्सीन भी है, तो कोवैक्सीन या कोविडॉक्सिन 80% के करीब इफेक्टिव है। ये इसके मल्टी सेंट्रिक ट्रायल में पाया गया और वो जनता को बताया जा रहा है। अच्छा अनिल साहब, मैं थोड़ा अलग बात करना चाहता हूं आपसे। स्वामी रामदेव जी के संदर्भ में तो हमने बात की, पर एलोपैथी के संदर्भ में बात करें तो ये नाम ही जो पड़ा, उसी में आपके संदर्भ में व्यंग था। सैमुअल हैनीमैन ने ये नाम आपको दिया, जो होम्योपैथी के जनक थे, और उन्होंने ये व्यंग में पद्धति का नाम इसलिए दिया था कि रोग के लक्षण की जगह अन्य ही चीज की दवा करते हैं आप। ये सैमुअल हैनीमैन का दृष्टिकोण था, और उस दृष्टिकोण के साथ में आपकी ये नवीन चिकित्सा पद्धति 200 साल से अस्तित्व में है। लेकिन लोगों के जहन में सवाल तो हैं रेमडेसिविर के संदर्भ में,
आपके तमाम डॉक्टर लगातार प्रिस्क्राइब करते रहे, बड़े बड़े डॉक्टर आकर यह बताते रहे टीवी स्क्रीन पर कि इसका कोई बहुत फायदा नहीं है, यह कतई जीवन रक्षक नहीं है, लोग समझ ही नहीं पाए। लाखों डॉक्टरों ने करोड़ों लोगों के लिए रेमडेसिविर को रिकमेंड कर दिया और तमाम जो देश में ख्याति प्राप्त चिकित्सक है वो स्क्रीन पर बताते रहे इसके कोई बहुत फायदे नहीं। तो मानेंगे नहीं आप कि वाकई आपके यहां पर भी गफलत तो पैदा करने की पर्याप्त कोशिश की। प्लाज्मा के लिए किस किस को नहीं दौड़ा दिया आपने, कहां कहां, और अचानक अब आईसीएमआर ने कह दिया प्लाज्मा प्रभावी नहीं है। वो तमाम लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जो पिछले साल भर से इस दर्द के साथ में थे, जिनके प्रियजन बिछड़ गए कि वो प्लाज्मा अरेंज नहीं कर पाए और इसलिए बचा नहीं पाए। क्या कहेंगे साहब, कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं हो गया हम लोगों के साथ? नहीं हिमांशु जी, जवाब दूं, ये नई बीमारी है, आपको ये समझना होगा। इसमें जो भी एविडेंस होंगे वो नए होंगे। जैसे आपने कहा एलोपैथी साइंस 200 साल पुरानी है, तो ये पिछले 1.5 साल से इस पर एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं, बार बार इसके रिव्यू हो रहे हैं। तो इसको ये हम कह रहे हैं कि रेमडेसिविर अगर हमने ये पाया कि कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स के अलावा अगर उतना फायदा नहीं है तो उसको ये बता दिया गया कि रेमडेसिविर एक्सपेरिमेंटल दवाई है। यही मैं बोल रहा हूँ कि हमने ये कभी नहीं कहा कि रेमडेसिविर रामबाण है, या आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में रेमडेसिविर को एक्सपेरिमेंटल दवाई लिखा। अभी आप प्लाज्मा की बात करते हैं, उसके भी हम क्लैरिफिकेशन इसमें देते हैं। जो भी आईसीएमआर ने या ड्रग अथॉरिटीज ने कहा कि ये प्लाज्मा एक ऑफ लेबल यूज की दवाई है। ऑफ लेबल का मतलब है कि कभी लास्ट रिसोर्ट की तरह आप इसको दे सकते हैं जब कोई और दवाई का असर नहीं आ रहा है। कभी किसी ने ये कहा जो गाइडलाइंस में कि प्लाज्मा इससे ठीक हो जाएगा, ऑफ लेबल यूज था। अब जो उसको हटाया है उसको ऑफ लेबल यूज से हटाया है, मतलब अगर कोई लास्ट रिसोर्ट की तरह अभी भी प्लाज्मा को आप दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल कंडीशन। तो सारी चीजों को, यही तो मैं बोल रहा हूँ, सारी चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज आप कहते हैं जबकि उसकी पीछे गाइडलाइन क्या है, फाइन प्रिंट्स क्या है, ये आपको सबको समझना होगा। लेकिन मेरे साथ में अजय विश्नोई जी जुड़ गए हैं। अजय विश्नोई जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, पर साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के जिनके बेहद प्रिय स्वामी रामदेव जी हैं। स्वामी रामदेव जी हरियाणा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो अजय विश्नोई जी, आपसे ही समझना चाहता हूं, आपके इतने प्रिय, हम सब लोगों के बेहद आदरणीय स्वामी रामदेव जी का जो ज्ञान इस समय टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रहा है, कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं आप उनके इन विचारों के साथ में, और कितना अनुसरण करने के लिए प्रेरित हैं? आप की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा देना चाहती है कि उन्होंने वैक्सीन के संदर्भ में, कोरोना की लड़ाई के संदर्भ में भ्रम फैलाने का काम किया। स्वामी रामदेव जी जो ये बता रहे हैं कि 1000 डॉक्टर कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी मर गए, कोई कार्रवाई करने की उम्मीद कर सकते हैं हम आपसे? एक तो क्षमा चाहता हूं, मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन कर पाया जी, इसलिए मैं बहस के मुद्दे को ही नहीं समझ पा रहा हूं कि बहस आयुर्वेदिक पे हो रही है, होम्योपैथी पे हो रही है, कि एलोपैथी पे हो रही है, कि स्वामी रामदेव जी पे हो रही है जी। पर मैं कुछ सहयोग मेरे साथ आज की तारीख में जुड़े हैं जिनका मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। नंबर 1, मैं एक एलोपैथिक हॉस्पिटल चला रहा हूँ 25 साल, 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी। मैं पिछले 25 साल से एक होम्योपैथिक कॉलेज भी चला जी। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूँ, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं आयुष मिनिस्टर भी रहा हूँ जी। बाबा रामदेव जी को मध्य प्रदेश में पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ मैंने उनका 5 दिन का एक कैंप जबलपुर में करवाया था। सेकंड कैंप उसका मैंने जबलपुर के बाद भोपाल में करवाया था। मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन के लिए लेके आया था। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान से पहला पर्चा स्वामी रामदेव जी का मैंने करवाया था यहाँ पर। तो मैं आज की तारीख में दोनों तीनों एंगल से जुड़ा हुआ हूँ जी, और दोनों तीनों एंगल से आप जहाँ चाहेंगे वहां पर मैं चर्चा के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज की बहस का मुद्दा क्या है, ताकि मैं बहस के मुद्दे से अलग हटके बातचीत नहीं करूँ। मैं हमेशा मुद्दे पर बात करना पसंद करता हूँ। बहस का मुद्दा जो है वो स्वामी रामदेव जी के द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को खारिज किया जाना है। उनका कहना है कि एलोपैथी ने बर्बाद करके रख दिया, लाखों लोगों को एलोपैथी के चलते मरवा दिया कोरोना की लड़ाई के अंतर्गत। ये स्वामी रामदेव जी का स्पष्ट तौर पर कहना है। और स्वामी रामदेव जी का आखिरी में कहना यह भी रहा कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स मर गए। ये कैसी पैथी है, ये कैसी वैक्सीन है, अपने आप को नहीं बचा पा रही है, दूसरों को क्या बचाएगी, ये उनका कहना है। जानना चाहिए, बहुत हमलावर है आपकी पार्टी जिसका कहना है कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया इन लोगों ने, देशद्रोह किया। स्वामी रामदेव जी के संदर्भ में क्या नजरिया है ये आपसे जानने का, और एलोपैथी के संदर्भ में स्वामी रामदेव जी के विचारों को लेकर किस नजरिए के साथ आप हैं,
ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आपकी एक राज्य की सरकार में वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आधी से ज्यादा सरकार उनके लिए कालीन बिछाए रहती है, उनके विचारों के साथ में रहती हैं। तो इस विषय पर भी आपके विचार क्या हैं, जानने में दिलचस्पी है। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि स्वामी रामदेव जी किसी भी पैथी के कोई एक्सपर्ट नहीं है जी, तो उनके किसी भी वक्तव्य को किसी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है जी। उनके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं बोलने और बताने से। उनके सामने मीडिया उपलब्ध रहता है और मीडिया उनकी बातों को प्रचारित करता है, तो उनके मन में जो बात आती है वो कह डालते हैं, पर उसमें एक भी चीज गंभीरता से लेने लायक नहीं है। खासतौर से जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीन के बारे में कहा, जिस तरीके से एलोपैथी के बारे में कहा, जिस तरीके से डॉक्टर्स के बारे में कहा, बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील मैं कहूंगा इस वक्त। मेरे व्यक्तिगत परिचय है, मेरे घर कई बार वो आए हैं, मेरे आमंत्रण पर कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं उनके भी यहाँ तक होके आया हूँ, पर इस सब के बावजूद मैं कह रहा हूँ आज के संदर्भ में हम बातचीत करें जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और ये महामारी ऐसी महामारी है कि लोग भयभीत है और भयभीत के साथ बहुत सी चीजों को लेकर भ्रम है। और जहां तक बात है एलोपैथिक दवाओं के बारे में जो चर्चाएं लोग कर रहे हैं, वो दवाओं की चर्चाओं में भी ये बात ठीक है क्योंकि रिसर्च होती जा रही है, ऑनगोइंग रिसर्च होती जा रही है, महामारी हमारे सामने खड़ी है, उसके समय में जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के साथ हम काम कर रहे हैं। एलोपैथी बराबर इस बात को कहती है। मैं डॉक्टर अनिल जैन का वक्तव्य सुन रहा था, मैं उससे बिल्कुल तारीफ रखता हूँ कि जो भी एलोपैथी बहुत स्पष्ट कहती है इसका इतना लाभ होगा, इतना नुकसान होगा, इसका साइड इफेक्ट होने की कोई। आयुर्वेद वाले मामले में भी कहना चाहूंगा, जिन दवाओं की चर्चा आज की तारीख में कोरोना के संदर्भ में हुई है, आयुष मंत्रालय ने भी कहा है, तो आयुष मंत्रालय ने भी इस चीज को कहा है, अंत में आखिरी लास्ट उसने लाइन लिखी है कि ये क्योर करने के लिए नहीं, ये सिर्फ आपके सिम्टम्स को कम कर सकती है। कुछ दवाएं अभी जैसे 2-4 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में एक कृष्णापट्टनम करके दवा के बारे में हवा आई कि साहब ये बहुत तेजी से लोग इससे ठीक हो रहे हैं, तो आयुष डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको पकड़ा है और तुरंत कहा है कि इसमें एडवांस रिसर्च जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी करो, पर रिसर्च कोई 2 दिन में हो नहीं सकती, वो अपने आप से समय लेगी और समय के साथ में चीजें प्रूवन होंगी, तब उसको अपन एक्सेप्ट करेंगे। मैं माफी के साथ में अजय जी आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं। ये आपकी पार्टी और आपकी सरकार स्वामी रामदेव जी से इतनी डरती क्यों है? बाकी कोई जना अगर ऐसा बयान दे दे, बाकी कोई की जना अगर इस प्रकार के वक्तव्यों को लगातार सार्वजनिक करे तो आप उसके खिलाफ तुरंत केस करा देंगे, अरेस्ट करा देंगे, कार्रवाई कर देंगे। पर स्वामी रामदेव जी के संदर्भ में आप कर क्या रहे हैं? स्वामी रामदेव जी के संदर्भ में यह है कि वही डॉक्टर हर्षवर्धन उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं जिसमें बताया जाता है कि यह कोरोनिल दवाई है, WHO से सर्टिफाइड है। उस कार्यक्रम में इस देश का स्वास्थ्य मंत्री स्वयं शामिल होता है। डॉक्टरों के संदर्भ में टर टर करके वो बोल रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया तो देश के स्वास्थ्य मंत्री उन्हें पत्र लिख रहे हैं। क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री से यह अपेक्षा रह गई है कि इस वातावरण के संदर्भ में वो पत्र लिखकर समाधान खोजें और जब देश के अन्य मंत्रियों के संदर्भ में बात हो तो उसमें आक्रामक तरीके से बयान करें? कहां डर रहे हैं आप? देखिए, मेरे साथ डरने वाला तो कोई सवाल है नहीं जी, और इसीलिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने संबंध भी बताया स्वामी जी के साथ भी। अजय जी, आपके संदर्भ में, आपकी पार्टी के संदर्भ में सवाल है, फिर से संशोधित कर देता हूं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्यों इतना डरती है? प्रवक्ता हूं ना, सरकार का प्रवक्ता जी। मैं अजय बिश्नोई हूँ। अजय बिश्नोई से आप जितनी बहस आप करवाना चाहें, अजय बिश्नोई बहस करने का सवाल है। हम अपने स्तर पर हर चीज का जवाब देंगे, स्पष्ट जवाब देंगे, कोई गोल मोल बातचीत नहीं करेंगे। परंतु ना तो मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ, ना पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना प्रदेश स्तर का, ना केंद्र स्तर का। इसलिए किस पार्टी को क्या, हमारी सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, क्या उसे करना चाहिए, इस बारे में कोई बहुत स्पष्ट बोलने की स्थिति। अजय जी, पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से कुछ कहना नहीं चाहते, पर निजी तौर पर स्वामी रामदेव जी के बयानों से असहमति व्यक्त करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर MC मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स दिल्ली के। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले हरेंद्र मोहन शुक्ला जी से थोड़ा बात करना चाहता हूं। और हरेंद्र मोहन जी, आपसे समझना चाहता हूं कि ये द्वंद्व आपके आयुर्वेद को कितना प्रचारित कर रहा है, कितना उसकी साख को स्थापित करने में मददगार हो रहा है। क्या एलोपैथी की बुराई के माध्यम से ही आयुर्वेद इस देश और दुनिया में स्थापित हो सकता है? क्या इसलिए ये सारा विवाद है? क्या इसके माध्यम से ही हम अपने पुराने ज्ञान को महिमा मंडित करा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है? जब तक एलोपैथी को बुरा नहीं बताएंगे तब तक आयुर्वेद को बेहतर कैसे माना जाएगा? क्या इस रास्ते पे चलना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सख्त खिलाफ हूँ जी। मुझको मेरे पैथी की जो बातें हैं उसको, उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करना पड़ेगा समाज के सामने, जी, विज्ञान के सामने।
तभी मुझे लोग सीरियसली लेंगे। जी। ये बात बिल्कुल गलत है कि अपने आप को बढ़ाने के लिए मैं अपनी दूसरे की लाइन छोटी नहीं कर सकता। जी। जहां तक सवाल है इस विवाद का, स्वामी रामदेव जी के पहले भी आयुर्वेद था, स्वामी रामदेव जी के बाद भी आयुर्वेद रहेगा। जी। आयुर्वेद मतलब रामदेव जी या रामदेव जी मतलब आयुर्वेद बिल्कुल नहीं है। हाँ, आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में या योग और आयुर्वेद को जिस ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, इसमें रामदेव जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। लेकिन हजारों सालों से पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध इस आयुर्वेद पद्धति के, तो मेरा ये आईएमए के लोगों से, जुड़े हुए लोगों से ये अपेक्षा है, इसे किसी भी स्थिति में दोयम दर्जे का न समझे। जी। आज रामदेव जी महाराज के द्वारा जो बयान दिए गए उससे विवाद हो रहा है। जी। मैं अक्टूबर में आईएमए ने एक पत्र लिखा था माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। जी। जब उन्होंने एक शासकीय शासन की ओर से, कैबिनेट मंत्रालय, आयुष मंत्रालय की ओर से एक रिसर्च के बाद एक ट्रीटमेंट और कोविड के बचाव के प्रोटोकॉल जारी किए। जी। ये तो रामदेव महाराज का या पतंजलि योग पीठ का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन आईएमए वालों ने तत्काल उससे विरोध प्रदर्शित किया और उसकी जो भाषा शैली थी, ये पत्र भी मेरे हाथ में है, जिसमें उन्होंने सीधे स्वास्थ्य मंत्री जी पर यह आरोप लगाया कि ये सब आप क्लेरिफिकेशन दीजिए, अन्यथा ये कहलाएगा कि आप देश के ऊपर एक फ्रॉड को थोप रहे हैं, या फिर एक जो आयुर्वेदिक दवा, जो आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल जो उन्होंने जारी किया था, प्रिस्क्राइब किया था कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए और कंट्रोल के लिए, उसको उन्होंने प्लेसिबो कहा। आप किस हिसाब से उसको प्लेसिबो कह सकते हैं? नंबर एक। दूसरी बात, आईएमए से जुड़े हुए लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि किसी, आप क्या जनता के स्वास्थ्य के प्रति केवल आप ही अकाउंटेबल हो? जी। पहले आईसीएमआर है, अकाउंटेबल है, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय उसके लिए जिम्मेवार है, भारत सरकार जिम्मेवार है, विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय है वो जिम्मेदार है, विभिन्न राज्य की सरकारें जिम्मेदार हैं। आप अगर व्यक्तिगत रूप से अगर जिम्मेदार हो तो अपने आईएमए के जो सदस्य हैं उनसे हित अहित की बात करिए। ठीक है, आप पब्लिक हेल्थ को लेकर भी प्रश्न खड़े कर सकते हैं, प्रश्न खड़े करने में कोई बुराई नहीं है। रामदेव महाराज जी को भी प्रश्न खड़ा करना चाहिए था, आरोप नहीं लगाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से अगर नुकसान होगा तो आम जनता का नुकसान होगा। कोई व्यक्ति अगर कोरोना से नहीं किसी भी बीमारी से पीड़ित रहता है, इसका चॉइस ये नहीं रहता कि मेरे को एलोपैथी दवा खा के ठीक होना है या मुझको आयुर्वेदिक की दवा खा के ठीक होना है कि होम्योपैथी की दवा खा के ठीक होना है। वो कहता है मुझको ये बीमारी है, मुझको ठीक करिए। अब रहा सवाल आईसीएमआर आयुर्वेद की दवाइयों को प्रमाणित करने की कोई संस्था नहीं है। आयुर्वेद की दवाइयों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के CCRS है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज है। हमारी दवाइयों का अगर अप्रूवल होगा तो CCRS से होगा, हम क्यों आईएमए के पास जाएंगे? तो मेरा एक विनम्र आग्रह है कि इस कोरोना के काल में, अच्छा एक चीज और बार बार कहा जाता है कि 6 घंटे पहले पीपीई किट पर पहन के काम करके देखें। हजार आयुष के डॉक्टर जो है 8-8 घंटे पीपीई किट पहन के कोविड सेंटर्स में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोविड के मरीजों को आयुष के चिकित्सक नहीं देख रहे हैं, आयुष की चिकित्सा से कोविड के मरीजों को लाभ नहीं हो रहा है। ये अगर ऐसा जो नहीं मानते हैं, ये सोच गलत है। न किसी रोग पर, न किसी चिकित्सा पर, न किसी साइंस पर किसी भी संस्था का या किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं हो सकता, इसको हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं मानते हैं वो कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ काम। तो हरिंद्र मोहन जी का कहना है कि आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी इस लड़ाई में उतनी ही गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, उतनी ही संजीदगी के साथ जूझ रहे हैं जिस तरीके से एलोपैथी के चिकित्सक हैं। लेकिन स्वामी रामदेव जी जो एक प्रतीक बने हुए हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में, भारतीय योग पद्धति के संदर्भ में, उन्होंने 25 सवाल किए। मैं MC मिश्रा साहब के पास आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, उनके कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, क्या कहेंगे आप इन सवालों के संदर्भ में? साथ है उन्होंने सवाल किया है कि फार्मा इंडस्ट्री में एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने वाली कोई निर्दोष दवाई बता दें, मतलब उम्र वापस लौट जाए। क्या आयुर्वेद के अंतर्गत है? ये 90 साल का आदमी 40 साल, 30 साल और 20 साल का हो जाता है, जो 5000, 10,000 और 25,000 साल पुराना आयुर्वेद का ज्ञान है, क्या उसमें ये व्यवस्था है? एक उन्होंने सवाल किया है कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान एवं सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। तो क्या माने कि जो आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते और उनको चिरायु होने का वरदान प्राप्त है? क्या इस देश में जो भी आयुर्वेद से जुड़ा हुए लोग हैं उनकी मौत नहीं होगी? क्या स्वामी रामदेव जी के कथन के यही मायने हैं? जानना चाहूंगा क्या इस प्रकार के सवालों के माध्यम से एक संस्था और एक पद्धति को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है? हरिंद्र जी, नहीं, मैं इस बात से वस्तु से सहमत नहीं हूं और ये कहना बिल्कुल गलत है कि एजिंग प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है।
जी। एजिंग प्रोसेस को डिले किया जा सकता है। ऐसे उपाय आयुर्वेद में है, बहुत सारे उसके पंचकर्म की चिकित्सा होती है, आयुर्वेद की चिकित्सा होती है, जिससे हम एजिंग प्रोसेस को, और जो उसमें मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स से भी उसको हम अभी परख रहे हैं, जो फ्री रेडिकल्स की थ्योरी है, टोलेमियर्स की जो थ्योरी है, और बहुत सारे जो मॉडर्न साइंस की थ्योरी है, उन सिद्धांतों के साथ भी हम तालमेल करके ऐसे औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम अपने और दिनचर्या और ऋतुचर्या को के सामंजस्य करते हुए, आयुर्वेद का औषधियों का सेवन करते हुए, दिनचर्या ऋतुचर्या को पालन करते हुए हम अपने एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने वाली बात में मैं सहमत नहीं हूँ। ये एक सरासर किसी एक प्रकार का, इसको मैं बड़बोलापन कहना चाहूंगा। बड़बोलापन करार देते हैं। एक ईमानदार बात करने की कोई हरित मोहन शुक्ला जी ने की। मैं वापस अमरजीत भगत जी को रुक कर रहा हूं, उससे पहले कुछ गंभीर चर्चा एमसी मिश्रा साहब से करना चाहता हूं। और मिश्रा साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि वाकई देश के अंदर ये ठीक माहौल है कि आपको लग रहा है कि ये विवाद हमारी इस लड़ाई को मजबूत करेगा? एक हजारों लाखों लोगों के बीच में सम्मान्य स्वामी रामदेव जी इस समय जिस बयानों के माध्यम से कोरोना की लड़ाई में भूमिका निभा रहे हैं, क्या लड़ाई बहुत मजबूत हो रही है? बहुत जुझारू तरीके से देश एक बेहतर लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है और इसका स्वागत करना चाहिए, या इससे इतर कुछ और देख पा रहे हैं मिश्रा साहब आप? नहीं डॉक्टर हिमांशु, ये एलोपैथी और आयुर्वेद का इश्यू नहीं है जी। ये बेसिकली जो रामदेव जी ने कहा, वो कहा रेमडेसिविर को लेके या प्लाज्मा को लेके जी। और ये बात उनको अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि एलोपैथी में हमारे पास सेल्फ कोर्स करेक्शन करने के मेथोडोलॉजी उपलब्ध हैं जी। आप देखिए कि जब रेमडेसिविर का अप्रूवल हुआ था पिछले जून में डीसीजीआई से, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के नाम पे जी, उस समय ऐसा लगा था कि ये एंटीवायरल दवाई है और शायद इसमें काम करेगी, रीपर्पस की गई थी ये दवाई। और अप्रैल 2020 में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई थी, पहले चाइना में और यूरोप में और अमेरिका में, और भारत में भी इसका प्रयोग शुरू हुआ। लेकिन एलोपैथी की अच्छी बात है वो ये है कि स्वयं WHO ने 30 देशों में 11,000 रोगियों पे जो भर्ती थे कोविड से, उस पे ट्रायल किया, रैंडमाइज ट्रायल किया, और उसमें उन्होंने ये पाया कि रेमडेसिविर का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ, मृत्यु दर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों के वेंटिलेटर पे जाने में कोई फर्क नहीं पड़ा। और WHO ने ये कहा नवंबर 2020 में कि रेमडेसिविर को कोविड-19 के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से बाहर निकाल लिया। तो ये स्ट्रेंथ केवल एलोपैथी में है। ये मैं तो आयुर्वेद का बड़ा पक्षधर हूं, लेकिन ये अभी हमारे ना होम्योपैथी में है ना आयुर्वेद में। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर के एक वैद्य जी अपनी वाइफ को लेके आए और वो अपनी दवाई दे रहे थे अपनी पत्नी को, और जब मेरे पास लेके आए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज्यादा कैंसर बढ़ गया था उसमें कि हम भी कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए दोनों पद्धतियों में अपने अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास रैंडमाइज ट्रायल करने की एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी ही उसको प्रैक्टिस को बदल देते हैं। आज देखिए, पहले 90 से पहले सारे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन ओपन करके होते थे, उसके बाद किसी ने लेप्रोस्कोपी इजाद कर दी, अब सारे ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से हो रहे हैं। तो क्या वो लोग गलत ओपन करके, मैंने भी ओपन करके करता था। तो देखिए ये एलोपैथी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और ये मैंने कई बार कहा है, वैद्य से भी कहा है और लोगों से भी कहा है, देखिए लेट अस डू अ गुड रैंडमाइज स्टडी जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। अगर कुछ हमारी स्ट्रेंथ है आयुर्वेद में, जिन चीजों में भी है, उसका ज्यादा लोगों को फायदा मिले, अगर हम इसको प्रूव कर दें और इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाएं। जो रामदेव जी को क्रेडिट है वो है योगा को पॉपुलर करने का, आयुर्वेद को नहीं। आयुर्वेद तो जैसा था वैसा है और वैसे ही रहेगा। वो ना रामदेव जी लाए थे ना रामदेव जी ले जाएंगे उसको। मैं मिश्रा साहब आपकी बात को आगे सुनूं उससे पहले, चूंकि आप कार्यक्रम में बाद में जुड़े, एक बार उस बयान को पूरा सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि आपसे मुझे केवल पैथी पर नहीं बल्कि डॉक्टरी पेशे को लेकर सवाल करने हैं। एक बार आप सुने कि क्या कुछ स्वामी रामदेव जी आदरणीय ने कहा है। टर बनना, ये टर 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 करते रहते, टर बनना, टर डॉक्टर
1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। अब मिश्रा साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए सशक्त हस्ताक्षर हैं देश के। क्या कहते हैं, एक डॉक्टर के संदर्भ में कई बच्चे इस सपने के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं कि आगे चल के डॉक्टर बने। क्या इस व्यवहार के लिए? एक सवाल। वैक्सीन के संदर्भ में उनका बयान। दूसरा सवाल आपसे, क्या वैक्सीन के बाद 1000 से ज्यादा डॉक्टर वाकई कालकलवित हो चुके हैं? अगर ये एक सच्चाई है। 2, और तीसरा आपसे जानने में कि झोला छाप के संदर्भ में हमारे देश में तमाम बातें होती हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात होती है। यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कोई डिग्री नहीं फिर भी डॉक्टर। क्या होना चाहिए? 3 सवाल हैं आपसे मिश्रा साहब। तो ये तो हास्यास्पद सब जो उन्होंने कहा, ये तो हास्यास्पद है। ये बेसिकली कॉमेडी है। ये इसको गंभीरता से रामदेव जी को लेना उचित नहीं है हम सबके लिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इतना अगर वो जिम्मेदार अपने को मानते हैं तो इस तरह की बातों से तो उनको बचना चाहिए जो उन्होंने की है। उनके बयान जो तथ्य भी है वो भी सब गलत है जी। न तो 1000 डॉक्टर की मौत हुई है जिनको वैक्सीन लगी है। वैक्सीन लगे हुए तो बहुत थोड़े लोगों का ही गंभीर रूप से बीमार हुए, उनमें से शायद 1-2 लोगों की मृत्यु हुई होगी। और वो कोई भारत की वैक्सीन नहीं है, वो सभी वैक्सीन के बाद होता भी है। कोविड होता है, हम सब लोग कह रहे हैं शुरू से कि भाई वैक्सीन लगने से पहले भी बचाव के उपाय करिए, बाद में भी करिए, क्योंकि कोविड आपको हो सकता है। वैक्सीन आपको गंभीर होने से बचा सकती है। और जो वो कह रहे हैं कि वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो वो है नहीं, उनको भी पता है ये बात। वो डॉक्टर नहीं है, वो तो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है। और योगा को पॉपुलर करने में उनको क्रेडिट है, वो क्रेडिट ले सकते हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात उन्होंने करी है। गैर जिम्मेदाराना बात उन्होंने कही है। एमसी मिश्रा साहब कह रहे हैं कि इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन गंभीरता से लें कैसे नहीं? वह स्वामी रामदेव है। स्वामी रामदेव को एक छोटा मोटा नाम नहीं है। एक इतनी बड़ी हैसियत में पहुंचा हुआ शख्स कुछ बोल रहा है, उसे हल्के से ले लिया जाए, कैसे संभव है? कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं हमारे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल, उनकी बात सुनते हैं, फिर अमरजीत भगत जी के पास चलते हैं जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी। बहुत गंभीर विषय है जी। जो पहले उन्होंने कहा होम्योपैथी कारण लाखों लोग मर गए, उसके बाद अब टर इस तरह के इनसेंसिटिव इनह्यूमन बिहेवियर, फिर कहा कि 1000 डॉक्टर 2 वैक्सीन लग के मर गए। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है जी। IMA के पास डाटा है 742 फर्स्ट वेव में डेथ हुआ है जब वैक्सीन थी ही नहीं जी। दूसरी में 250 के प्लस डॉक्टर्स की ऑलरेडी डेथ हुई कुछ दिन पहले, और अब ये डाटा हो गया है 450 जी। 1200 डॉक्टर्स की डेथ हो चुके। दूसरा, इसमें 70% डॉक्टर्स, हम और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इसको, उसमें 70% में वैक्सीनेशन है और बाकी में भी अभी डेटा आया नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा है। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लग के मर गए जी। जो डॉक्टर 100-150 की, और ऐसा हो सकता है कुछ नंबर हो 50-60, वो अभी मैं बताऊंगा, उनकी भी डेथ हुई है कि उनमें कोमॉर्बिडिटीज थी, उनमें बहुत एक्सेस वायरल लोड था, उनके वर्किंग आवर्स थे और बहुत सारी और बातें थी, इमोशनल स्ट्रेस था। वो सब आप लोग एनालाइज कर ये देश के सामने लाएंगे जी। तो एक ऐसे रामदेव जी, जो मुझे लगता है बाबा शब्द उनके पीछे से हटाना देना चाहिए कि जो इस तरह की बातें करेंगे वो बाबा और संत हमारी देश की सभ्यता के हिसाब से नहीं हो सकते। तो रामदेव जी जो एक बिजनेसमैन है, उन्होंने इतना सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट दिया, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया, खुद को डॉक्टर बताया, लाखों लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के खिलाफ उन्होंने लोगों में भ्रम फैलाया। इन पर निश्चित रूप से पैंडेमिक एक्ट के तहत क्रिमिनल केसेस दायर होंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी करेगी और हमारी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है। हमारी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें कार्रवाई करे। तो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, भले वो भाजपा की सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि है, पर अमरजीत भगत जी मेरे साथ में, छत्तीसगढ़ शासन के सम्मानीय मंत्री है। अमरजीत जी, पूरे देश में कहीं कुछ हो जाता है तो एफआईआर कराने के लिए आप काफी तत्पर हो जाते हैं। संबित पात्रा के खिलाफ आपने एफआईआर कर दी, अर्नब गोस्वामी के संदर्भ में एफआईआर कर दी। इस संदर्भ में कोई कार्रवाई की उम्मीद आपसे कर सकते हैं? कुछ ऐसा जिसके माध्यम से लगे कि आपका वाकई इसके संदर्भ में विरोध है?
देखिए, इस समय पूरे देश में, दुनिया में आपदा का दौर चल रहा है और उससे निपटने के लिए चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो मशक्कत कर रही है, पूरा संसाधन को झोंक दिया है। ऐसे समय में बाबा रामदेव का ये जो विषय छेड़ना, ये नया एक चर्चा को जन्म दे दिया है और सिस्टम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जहां अरबों रुपए लगा करके सरकार सिस्टम को ऑपरेट करती है, डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल ये सब तैयार करती है, और इस सिस्टम में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। उसके बारे में इस प्रकार का चर्चा करने से मैं सोचता हूं कि रामदेव बाबा का जो बयान है ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है कि या तो भारत सरकार सही है तो रामदेव बाबा सही है। अगर भारत सरकार सही है तो रामदेव बाबा के ऊपर कार्रवाई करे। तो भारत सरकार जहां पर एक और हमारे पार्टी के कोई भी नेता अगर बयान कर दे तो उनके ऊपर डिजास्टर एक्ट के तहत तत्काल प्रकरण दर्ज कराती है। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार के नुमाइंदों से और इनसे, ICMR से, क्या रामदेव बाबा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएंगे? उनके खिलाफ ट्रायल होगा? नहीं तो इस राष्ट्रीय कार्यक्रम जो टीकाकरण के लिए जो चलाए जा रहे हैं इसके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस हमेशा सही बात करती है और जो अगर गलत बात अगर कोई रखता है, गलत काम करता है, उसका प्रतिकार करती है। उसका प्रतिकार करती है। कांग्रेस सही बात के साथ में रहती है। मैं अजय विष्णु जी के पास रुक करता हूं। अजय विष्णु जी मुझसे पहले कह चुके कार्यक्रम में कि मैं निजी तौर पर कोई भी बात कह सकता हूं, जो सही है सही, गलत है तो गलत। सरकार और पार्टी का मैं नुमाइंदा नहीं हूं। लेकिन अजय विष्णु जी, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं किसी भी विषय पर अगर कोई राय आपकी बनती है तो वो पत्र के माध्यम से जिम्मेदार लोगों तक पहुंचती है। अजय विष्णु जी से जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी आपने इस कार्यक्रम के दौरान सम्मान्य रामदेव बाबा जी के बयानों को सुना है, क्या कुछ करेंगे अजय विष्णु जी इस संदर्भ में भी? क्या कोई पत्र कल परसों नरसों में उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि आप इस संदर्भ में कहीं किसी स्तर पर संज्ञान में लाने की कोशिश करेंगे? मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बयान अपने आप में दुर्भाग्यजनक है और इस एपिडेमिक के समय में हमको इन सारी बातों को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। किसी के खिलाफ हम FIR करने जाएं, किसी के बयान को सीरियसली लें ना लें, हमारा काम यह है कि जो सही दिशा है जनता को, वो सही दिशा की जानकारियां देते चलें, तो लोगों को साथ में लेके हम एपिडेमिक से लड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएं, वैक्सीनेशन की दिशा में हम कदम बढ़ाएं, ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रोटोकॉल हमारे पास आते चले जाएं उनको हम सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की दिशा में बढ़ाएं। हम इस बात की तैयारी करें कि तीसरी लहर आ जाएगी तो तीसरी लहर से कैसे निपटा जाएगा। इन सब बात में गंभीरता करने की आवश्यकता है। कोई बाबा रामदेव बोल देंगे या कोई और तीसरा चौथा व्यक्ति बोल देगा और हम उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। मैं समझता हूँ ये आज की तारीख में उचित समय नहीं है, उचित काम नहीं है किसी भी पीछे दौड़ने का या किसी के वक्तव्य को पीछे लगने का। हमारा काम और दिशा निश्चित रूप से सकारात्मक होना चाहिए। विष्णु साहब, मुझे ये बात इसलिए पूछनी पड़ी कि वो कोई व्यक्ति मात्र नहीं है, आपकी एक सरकार है हरियाणा के अंतर्गत, वह उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी हैं आपकी सरकार के बनाए हुए। तो इसलिए ब्रांड एम्बेसडर के बयान को ऐसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो क्या इस संदर्भ में आपको लगता है कि इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए? हरियाणा सरकार तक मेरी पहुंच नहीं है। हरियाणा सरकार खुद विचार करे कि इनको एम्बेसडर रखना नहीं रखना, इसलिए एम्बेसडर रखा है, उससे क्या लाभ है तो क्या काम दे रहे हैं वो मुझको नहीं मालूम है, इसलिए मैं उस पर भी कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। कि हरियाणा सरकार के विचार करने का विषय है, हरियाणा सरकार को विचार करने का विषय है। लेकिन अजय विष्णु जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये समय इस प्रकार के पचड़ों में पड़ने का नहीं है। मैं एक बार फिर मिश्रा साहब आपके पास में आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, एक सकारात्मक समाधान की दृष्टि से, इस देश में यह बहस कोई नई नहीं है। एलोपैथी के संदर्भ में लोग एलोपैथी से इलाज भी कराते हैं और साथ साथ ये बयान भी सहजता से कहते हैं एलोपैथी में कोई स्थायी इलाज नहीं मिलता है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, इमीडिएट रिलीफ मिलता है और टेम्परेरी मिलता है। आयुर्वेद के संदर्भ में बखान देते समय कहते हैं कि वो जड़ से खत्म कर देता है। कुल मिलाकर इस पर थोड़ा आप जैसे चिकित्सक के माध्यम से दृष्टि मिले, ये लोग ऐसा कहकर या करके किस सुख की अनुभूति लेते हैं और सत्य वस्तुतः क्या है? नहीं, जैसे मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि आयुर्वेद में अपनी स्ट्रेंथ्स है, उनकी जो हमको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और अगर हम इसमें कुछ अच्छी रिसर्च अनुसंधान करके और इसको मैसेज में
अपने जितने लोग हैं उन तक पहुंचा सकें तो सबसे अच्छी बात होगी। एलोपैथी कभी क्लेम नहीं करती, बल्कि हम तो ये कहते हैं हमें तो सिर्फ इतना पता है शरीर के बारे में और बीमारियों के बारे में, इतना नहीं पता है हमको। अगर आयुर्वेद ये कहता है उनको उतना पता है तो उतना इलाज तो नहीं है। मैं तो अपने घर में भी ट्राई किया है, मेरी पत्नी को एलर्जी की शिकायत है और हमने तो सारी पैथीज करके देख लिया, एलोपैथी भी देख ली, आयुर्वेद भी देख ली, होम्योपैथी भी देख ली, किसी से फायदा नहीं होता है। तो ये देखिए ये इंडिविजुअल का होता है और इसमें जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं कहूंगा जो एलोपैथी की है कि हम अपनी ही बात को उसको बदल देते हैं उसका अनुसंधान करके। तो ये हिम्मत होनी चाहिए कि ये नहीं है कि हम एक बात कह दी तो बस उस पर अड़ गए कि नहीं साहब ये बिल्कुल ऐसे ही होता है इसको। तो इसलिए आयुर्वेद में स्ट्रेंथ है, मैं मानता हूं इस बात को और मैं पक्षधर हूं जहां पे इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन आप हमारे साथ आइए, अगर आप बाबा रामदेव तो ये भी कहते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का भी इलाज कर देंगे, वो थायराइड की फलानी ग्रंथ का भी कर देते हैं, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको 10 मरीज डायग्नोज करके देते हैं, आप भी दीजिए उसको, हम भी इलाज करते हैं और देखते हैं उसमें क्या होता है। तो इसमें लेकिन कोई आता नहीं है आगे। मैंने तो बहुत लोगों से बात कर ली, जब मैं उसमें था खूब लोगों से कहा कि लेट अस डू ए रैंडमाइज्ड ट्रायल कि इसका जो लाभ है लोगों को मिलना चाहिए। अगर हमारे इसमें आयुर्वेद में इतनी स्ट्रेंथ है क्यों ये सीमित रह जाए कुछ लोगों में। तो इसलिए ये इसका जो इसीलिए हम लोगों ने एक नीति आयोग ने भी एक ग्रुप बनाया है, उसका मैं भी सदस्य हूं, जिसमें हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन की चर्चा कर रहे हैं और उसका आगे ये भी निकाल। मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा आपसे। आप नीति आयोग के संदर्भ में इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं, पर हम तो दूसरी नीति पे जा रहे हैं। पहले एक स्वास्थ्य मंत्रालय होता था जिसमें सारी पद्धतियां थी, हमने तो एक आयुष विभाग ही अलग से बना दिया। ये हमने समन्वय का काम किया या इन पैथियों के बीच में दूरियां और बढ़ाने का काम कर दिया है? क्या आपको लगता है आने वाले समय में हम साथ दिखेंगे? हम तो विभाग के स्तर पर और बंटवारा कर दिए। नहीं, आयुष मिनिस्ट्री का अपना रोल है और वो फंड करते हैं प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं और इसमें बिल्कुल हमको करना चाहिए। और जो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि हमारी जो आयुर्वेद में स्ट्रेंथ्स हैं वो आगे आनी चाहिए, जिससे मेरे को भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो और पूरी दुनिया को उसका लाभ मिले। ये कोई लोगों में सीमित नहीं रहना चाहिए इसको। और अगर उसमें कुछ स्ट्रेंथ है तो उसको बिल्कुल हमें करना चाहिए, उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए अगर आयुर्वेद में स्ट्रेंथ है। लेकिन इस प्रकार से बेसिर पैर के दावे नहीं होने चाहिए, ये मिश्रा साहब का कहना है। कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं अनिल जी, उनकी बात सुनकर हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करें। अनिल जी, आपकी बात आखिरी इस कार्यक्रम के दौरान। देखिए, मैं मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ। ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है जी और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय बना तो उसमें भी वो अगर रिसर्च करते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आयुष की डेवलप करते हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। कभी भी आईएमए ने, किसी डॉक्टर ने ये कभी नहीं कहा कि ये गलत बात है। अजय जी की बात पर मैं और एक और कमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसको खत्म करो, ये रिपीट ऑफेंडर है। 7 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम कैंसर का इलाज कर देंगे, रामदेव जी ने। फिर जब आईएमए ने सवाल उठाया तो इन्होंने कहा नहीं, हमने वापस लिया, रिट्रैक्ट किया। इस बार भी 3 बार के बाद चौथी बार इन्होंने 25 सवाल भेजे हैं। जिसने भी ये सवाल लिखे वो शायद उसको उन सवालों को लिखने का मतलब ही नहीं पता है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो मुझे ये लगता है कि इस रिपीट ऑफेंडर को निश्चित रूप से इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होना चाहिए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ये अनिल जी का कहना है। लेकिन हम अपनी बातचीत को समाप्त इस बात से करते हैं कि स्वामी रामदेव जी के संदर्भ में एक बेहद सम्मानपूर्ण हैसियत न केवल देश में बल्कि दुनिया में रही। योग के संदर्भ में उनके योगदान को लोग सराहते हैं। पतंजलि का जो भी योग हमें मिला था उसे आधुनिक संदर्भ में घर तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। लेकिन समझना चाहिए कि पतंजलि योग के संदर्भ में पहचाने जाते हैं, आयुर्वेद उससे बिल्कुल अलग है। स्वामी रामदेव जी जो कोशिश कर रहे हैं कि वो आयुर्वेद के संदर्भ में भी निष्णात हैं, वो योग के संदर्भ में भी निष्णात हैं, वो दुनिया की हर चीज का समाधान उनके पास है, तो इसके संदर्भ में निश्चित रूप से विवाद की स्थिति रहेगी ही। एलोपैथी की उम्र भले ही कम हो लेकिन उसके परिणाम इस दुनिया में चमत्कारिक रहे हैं। सतत रूप से लोग उससे लाभान्वित होते रहे हैं। जिस पद्धति ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने, सहेजने और संवारने में भूमिका निभाई है, उस पद्धति को इस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से कष्ट तो होगा ही। जो इस पद्धति से जुड़े हैं उनसे ही नहीं, जो इस पद्धति के माध्यम से लाभ लेते आ रहे हैं उनको भी कष्ट होना स्वाभाविक है। उम्मीद है कि इस प्रकार की लड़ाइयों के माध्यम से हम इन पद्धतियों को कमजोर करने के स्थान पर मजबूत करने की दिशा में कुछ कदम उठाएं। जैसी बात मिश्रा साहब ने कही, जैसी बात हरेन जी ने कही कि इनमें परस्पर समन्वय के जीवन बेहतर कैसे हो, जो अजय विश्नोई जी का भी कहना था,
उम्मीद है स्वामी रामदेव जी कहीं ना कहीं अपनी बात पर पुनर्विचार करेंगे और आने वाले समय में ऐसे उदाहरण देने से बचेंगे जिसमें हमें इस प्रकार के उदाहरण लेकर कार्यक्रम करने पड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि चमन में इख्तिलात रंग ओ बू से बात बनती है, कि चमन में इख्तिलात रंग व बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सरशार सैलानी ने जो ये कहा था उसका आशय ये था कि किसी भी उपवन में फूलों से, सुंदर फूलों से बात तब तक नहीं बनती है जब तक उसमें खुशबू भी ना हो। तो ठीक उसी प्रकार से इन पैथियों के संदर्भ में भी ये क्या बात हुई कि केवल एलोपैथी रहे, ये क्या बात रही केवल यूएनएन रहे, ये क्या बात रही कि केवल आयुर्वेद रहे। सब रहें, पर अंतिम उद्देश्य यही कि इंसानी जीवन सुखद हो, सुंदर हो। कोशिश करें। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।